ये पूरे कांग्रेस की रणनीति है इस तरह की। सर्वेश जी, आपने इतना गंभीर विषय उठा दिया है तो इसकी पृष्ठभूमि में थोड़ा मैं जाऊंगा। कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1857 की क्रांति के बाद, जब अंग्रेजों ने भारत के 1.25 करोड़ हिंदुस्तानियों को सार्वजनिक जगहों पर पेड़ों में उल्टा लटकाकर जिंदा जलाकर भूनकर मार डाला था। उसके बाद ये विचार हुआ A.O. व्यूम, जो कि एक डीएम हुआ करते थे इटावा के, कि भारत में दोबारा क्रांति ना हो, दोबारा इस तरह का संघर्ष ना खड़ा हो, इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या शासन नीति होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली चीज क्या है कि राजतंत्र खत्म होना चाहिए, जो राजघराने हैं, रजवाड़े हैं, वो खत्म होना चाहिए। अब सोचिए, हम लोगों की जो जीवन शैली है उसमें भगवान राम भी एक राजघराने से जुड़े हुए व्यक्ति थे, भगवान कृष्ण भी थे, या जिनको भी हमने आदर्श माना है वो किसी ना किसी राजकुल से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने राजघरानों को खत्म करने के लिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जनता द्वारा चयनित राजा की पद्धति के लिए एक 8000 पन्ने की थीसिस बनाई, और उस थीसिस को बना करके उन्होंने ब्रिटेन की पार्लियामेंट को भेजा कि इस दृष्टिकोण से अगर भारत में शासन पद्धति लागू की जाए तो उस शासन पद्धति के तहत भारत के अंदर राजतंत्र, राजशाही जब खत्म होगी तो वहां पर यूनाइट करने के लिए जो फंड की जरूरत पड़ती है वो फंडिंग बंद हो जाएगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारत के एजुकेशन सिस्टम में गुरुकुलों को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि गुरुकुलों के अंदर जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा पद्धति जब तक वंश अनुगत श्रुति और स्मृति के अनुसार चलता रहेगा तब तक भारत को हम कभी भी मूल रूप से खत्म नहीं कर पाएंगे। दूसरा, उन्होंने उसमें अपना रिकमेंडेशन ये दिया। और तीसरा रिकमेंडेशन उन्होंने जो दिया वो ये दिया कि भारतीय समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। इसके लिए भारत के अंदर इंटरनल संघर्ष कराने पड़ेंगे, जैसे पूंजीपति और मजदूर के बीच में आपको संघर्ष कराना पड़ेगा, जैसे कि सवर्ण और अछूत के बीच में आपको संघर्ष कराना पड़ेगा, जैसे कि शहरी और ग्रामीण के बीच में आपको संघर्ष कराना पड़ेगा, जैसे कि किसान और व्यापारी के बीच में आपको संघर्ष कराना पड़ेगा। तो इस तरह की व्यवस्था बनानी पड़ेगी शासन में कि जिस व्यवस्था के तहत समाज छोटे 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 खंडों में बंट जाए और ये यूनाइट ना हो। और जब ये यूनाइट नहीं होगा तो हमारे खिलाफ कभी भी क्रांति का वातावरण दोबारा इस देश में नहीं बन पाएगा। और इसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, एक ऐसा राजनीतिक संगठन बनाना पड़ेगा जिस पर लोग आकर अपनी बात कहें। इसके लिए 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी, और उस कांग्रेस पार्टी की स्थापना में जिन लोगों को शामिल किया गया था वो सब अंग्रेज परस्त थे, अंग्रेजों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसमें सदस्यता ली थी। और जितना भी जो भी राष्ट्र में कार्य होता रहा इसके बाद कांग्रेस पार्टी के बैनर तले, उसमें उन्हीं लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जो कि अंग्रेजों के चाटुकार थे और भारतीय जीवन शैली, भारतीय शिक्षा पद्धति, भारतीय जीवन की जो धार्मिक दृष्टिकोण है उसको हनन करते रहे, नष्ट करते रहे। तो जब राजनीतिक दल, जिस राजनीतिक दल की पृष्ठभूमि ही भारत के सर्वनाश की योजना पर टिकी हुई है, उस राजनीतिक दल का मुखिया अगर भारतीय संस्कृति के विपरीत आज इस तरह का बयान दे रहा है तो ये कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। अब दूसरी चीज, राहुल गांधी जी के विषय में 2 बातें जग जाहिर हैं। पहली चीज ये है कि वह बिना सोचे समझे और बिना किसी भी कही हुई बात का क्या परिणाम होगा इस पर विश्लेषण किए कुछ भी बोल देते हैं, जो कि एक स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, एक स्वस्थ मानसिकता का व्यक्ति कभी नहीं करता। दूसरी चीज, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वह योग्यता न होते हुए भी उस कांग्रेस के महासचिव पद पर लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास यही एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसमें वो राजनीति में अपने अस्तित्व को जिंदा बनाए रख सकते हैं। तो उस अस्तित्व को जिंदा बनाए रखने के लिए वो विवादास्पद बयान समय समय पर देते रहते हैं। यह तीनों स्थितियां मिलकर के यह बताती हैं कि यह कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के विचारधारा के जो भी लोग आज देश के अंदर राजनीति में सक्रिय हैं, ये सभी विद्या भारती और विद्या भारती द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर, जहां संस्कारों की बच्चों में अवधारणा जागृत की जाती है, उसके विरोधी हैं।
इसलिए ये इस तरह का बयान जारी कर रहे हैं, खास तौर से चुनाव के मौके पर कर रहे हैं, जिससे कि उसका चुनाव में गैर राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र विरोधी ताकतों का लाभ उठाया जा सके, इसलिए उनका ये बयान इस विषय में। लगता है कि सरस्वती शिशु मंदिरों पर ये जो आरोप लगाया गया है राहुल गांधी की तरफ से, ये किस मानसिकता से लगाया गया होगा, और सरस्वती शिशु मंदिरों की वास्तविक उनकी कार्य पद्धति क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, और वो किस तरह से काम करते हैं, जरा इस पर प्रकाश डालिए। सर्वेश जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं रज्जू भैया का जो निजी आवास था इलाहाबाद में, जिसे ज्वाला देवी विद्या मंदिर के रूप में अब जाना जाता है, मैं उसी विद्यालय का छात्र हूँ। मैंने शिशु से लेकर अष्टम तक उस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की, और हम लोग 4 भाई बहन हैं। हम चारों भाई बहन ने उस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। और आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि रज्जू भैया मेरे पिताजी के पास प्रायः आकर बैठा करते थे उस शुरुआती दौर में, और हम लोगों को उस विद्यालय में पढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले रज्जू भैया ही थे। तो उनकी भी प्रेरित करने पर मेरे पिताजी ने अपने चारों बच्चों का एडमिशन उसी विद्यालय में कराया, वहीं हम लोगों ने शिक्षा ली। इसलिए सरस्वती शिशु मंदिर की जो विद्या पद्धति है, उसको मैं जितनी गहराई से जानता हूँ, समझता हूँ, बचपन से अनुभव कर रहा हूँ। ये चीज़ बस सिर्फ 2 उदाहरण से मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि भारत के अंदर किसी भी वृद्धा आश्रम में आप जाइए, किसी भी वृद्धा आश्रम में, कहीं किसी भी वृद्धा आश्रम में कोई भी बुजुर्ग, चाहे वह पिता हो या माँ हो, ऐसे नहीं मिलेंगे जिनके बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर या विद्या मंदिर में संस्कार प्राप्त किए हैं, शिक्षा प्राप्त की। दूसरा, मैं अधिवक्ता भी हूँ, परिवार न्यायालय के मुकदमे लड़ता हूँ। परिवार न्यायालयों में आने वाले जो वादी हैं, चाहे वह पति के रूप में आए, चाहे वह पत्नी के रूप में आए, मुझे अभी तक एक भी वादी ऐसा अपने जीवन काल में नहीं मिला, 28 साल की वकालत में नहीं मिला, जो सरस्वती शिशु मंदिर या विद्या मंदिर से शिक्षा प्राप्त हो और आज वह पारिवारिक डिस्प्यूट में उलझा हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है, पहचान है ये, कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान, अपने परिवार के प्रति निष्ठा, अपने कर्तव्य का निर्वहन, अपने धर्म का परायणता, ये सारी चीज़ों के जो संस्कार बचपन से सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर में दिए जाते हैं, आज भारत की सामाजिक संरचना उसी वजह से रुकी हुई है, ठहरी हुई है। वरना राहुल गांधी जैसे लोग या इनके पूर्वज, जिन्होंने भारत की शिक्षा नीति को हमेशा वामपंथी बनाने की कोशिश की या भारत विरोधी बनाने की कोशिश की, उन लोगों ने भारत के शिक्षा मंत्री हमेशा उन लोगों को नियुक्त किया जो लोग भारतीय विचारधारा को जड़ मूल से नष्ट करने की हमेशा चेष्टा में लगे रहते थे। तो ऐसे विकृत राजनीतिक दलों के राजनेताओं के समर्थन से जो व्यक्ति एक राजनीतिक दल का महासचिव है, उस व्यक्ति से ये कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वह सरस्वती विद्या मंदिर के संस्कारवान शिक्षा के पक्ष में कोई बात कहेगा? एक चीज। दूसरी बात जो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि जिस व्यक्ति ने कभी सरस्वती विद्या मंदिर के अंदर किसी कार्यक्रम में आज तक पार्टिसिपेट नहीं किया, किसी भी व्यवस्था का कभी अंश नहीं रहा, कभी उसने किसी भी विद्या मंदिर और शिशु मंदिर के कार्यक्रमों में कोई योगदान नहीं किया, कोई सहयोग नहीं किया, वह व्यक्ति जिसने आज तक सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर की शिक्षा पद्धति को देखा समझा जाना ही नहीं, वह व्यक्ति आज टिप्पणी कर रहा है। इससे बड़ा हास्यास्पद कार्य और क्या हो सकता है? इसके पीछे मुझे जो एकमात्र वजह नजर आती है वो ये है कि इस समय पूर्वोत्तर राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों में हिंदू विरोधी वोट बैंक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने इस मौके पर यह बयान दिया है, जिससे कि वहां पर जो हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग हैं वो प्रभावित होकर के कांग्रेस को वोट दे दें। इसके पीछे मुझे ऐसा मंतव्य नजर आता है।